विद्यानिवास मिश्र हिंदी के शीर्षस्थ कवि हृदय निबंधकार हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी, फ्रेंच और फारसी पर अधिकार रखने से वे अपनी रचनात्मक ऊर्जा से हिंदी को विशेषतः आलोकित करते हैं। मेरी कविता कविता ही क्यों, मेरे हर सुलगे अनुभव की भाषा एक जिंदा मछली है, तपती हुई बालू पर तड़पती हुई। समूची जान बस आंख में आकर उजाकर, अंग प्रत्यंग में मौत की छटपटाहट। मेरी भाषा चानी पानी की पुकार है और मैं पानी का मारा पानी को कोसता हूँ। पानी की पुकार से व्यथित इस कवि हृदय निबंधकार की सर्वाधिक ऋणी है हिंदी की ललित गद्य विधा। महाभारत के काव्यार्थ के इस रसज्ञ उद्गाता ने अपनी हिंदी साहित्य की यात्रा का आरंभ भ्रमरानंदी के रूप में किया और उनका ये रूप कभी मुखर कभी ओझल भले ही हुआ हो, आज भी उनकी पहचान बना हुआ है। कभी वे चितवन की छांव में रस बरसाते हैं तो कभी कदम की फूली डाल की विंध्याचली महक से हमारे जीवन को सुगंधित करते हैं। कहीं तुम चंदन हम पानी में उनके संस्कृति अन्वेषण की उपलब्धियों से पाठक लाभान्वित होता है, तो कभी उनके साथ भोजपुरी आंगन में लौटकर भी उनके आंगन का पंछी बंजारेपन के लिए अकुलाता रहता है। भारत की धरती में जिनकी साहित्यिक जड़ें गहरी चली गई हैं, ऐसे पंडित विद्यानिवास मिश्र के निबंधों के बारे में स्वर्गीय पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी का कहना था, श्री विद्यानिवास मिश्र आधुनिक साहित्य संसार में एक आश्चर्य है। यदि रस परिपाक काव्य का मुख्य लक्षण है तो मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि ये निबंध गद्य काव्य हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी संस्कृत और हिंदी के अप्रतिम विद्वान हैं और इसी संस्कृत विभाग में उन्होंने एमए 1945 में किया, बीए का भी अध्ययन यहीं से किया उन्होंने और फिर यहीं से उन्होंने डीफिल उपाधि भी प्राप्त की। गुरु क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय की छाया में आपकी प्रतिभा पुष्पित पल्लवित हुई। एक बार ऐसा हुआ कि छात्र जीवन में विद्यानिवास जी ने पिताजी से वेद पढ़ने की इच्छा प्रकट की। पिताजी ने कहा वेद पढ़ोगे, ठीक है, ले जाओ पुस्तकें हमसे। और उन्होंने मेरे ख्याल से 250 या 300 पुस्तकें होंगी, जिसको जितना एक इक्के में लादा जा सकता था लादा और जाके स्वयं उनके सिविल लाइन के निवास स्थान में जाके पहुंचा दिया। ऐसा है मृदुला, संस्कृत से आए हुए लोग हिंदी के सेवी हुए हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। बड़ी लंबी बात है, पुराने ज़माने के पंडित सदल मिश्र से चले, सकल नारायण जी से चले, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, ये सब लोग संस्कृति पृष्ठभूमि से आए, हिंदी की ओर खींचे। हिंदी की ओर खींचने का कारण यह है कि संस्कृत इस देश की संस्कृति की भाषा है और हिंदी इस देश के सांसों की भाषा है। तो मैं संस्कृत पढ़ने लिखने वाले परिवार में जन्मा। पिताजी के पक्ष में संस्कृत का बड़ा गहरा दाय था, विरासत थी, क्योंकि मेरी माँ का कंठ बहुत सुंदर था, बहुत ललित था। वो लोकगीत बहुत ललित कंठ से गाती थी, उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और उसके नाते मैं लोक भाषा की ओर खींचा, उससे हिंदी की ओर खींचा। बचपन से ही हिंदी पढ़ने का शौक हुआ और मैं संस्कृत से एमए करके निकला तो 2 चमत्कार हुए। मेरे गुरु पंडित क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय से राहुल जी ने मांगा कि हमको संस्कृत का जानकार और हिंदी का जानकार एक लड़का दीजिए, मुझे एक कोश तैयार करना है, शासन शब्दकोश। तो उन्होंने मुझे भेज दिया, बिना मुझसे तो कुछ कहा नहीं, उनका ये लड़का है, इसका पता ये है, आप लिख दीजिए उसको पत्र। मैं एमए करके निकला ही निकला था, राहुल जी ने बुला दिया और राहुल जी के साथ बैठकर 18 घंटे मैंने काम किया। उनसे मैंने बहुत कुछ पाया, मैंने लिखा भी बार बार। 2 चीज़ें पाई, एक तो
ये मान लेना कि ज्ञान कभी अंतिम नहीं होता है। बार-बार इस पर बल देते थे। आप क्या समझते हैं जो आप लिख रहे हैं वही अंतिम होगा? आप भी इसको खंडित कर सकते हैं। तो आप जो लिखिए उसे प्रकाशित कीजिए, जो जानिए उसको बांटिए। और दूसरी बात उनसे पाई कि हर एक आदमी के पास प्रकाश की एक अछूई किरण है, उसी के पास है, दूसरे के पास नहीं है। विनम्रता पूर्वक उसे प्राप्त कीजिए। देखने में आदमी अनपढ़ लगता है, लेकिन कुछ जानता है जो आप नहीं जानते, उससे प्राप्त कीजिए। अर्धांगिनी के रूप में नित्य स्मिता राधिका देवी 1942 से जो प्रेरक भूमिका निभाई है और आत्मीयता के इस बोध को सघनतर किया है, वो बार बार झलकता है मिश्र जी की जीवन शैली में। अम्मा, जब आपकी शादी हुई थी बाबूजी से, तो क्या आपको उस समय महसूस हुआ था कि आप इतने बड़े विद्वान की पत्नी बनने जा रहे हैं? तब तो छोट रहा मन के। हाँ, इन पढ़त रहा तब पिया में 14 साल के, हम पहले 16 साल की। तब का इतना वह तार और कटत रहे, वही साल बिया भाई रहे। तब हम का ये जरूर रहे। एक पंडित जी बतौले रहले कि एक चाचा जी रहले इनके, तो उनके पढ़ावले हमारे यहाँ पाठशाला पढ़ाला, तो कहले कि हमरे भतीजा से इनके बियाह हो जाए। तो हम शंकर जी के मंदिर है वहाँ पूजा करी और वहाँ कहीं कि मैंने उन्हीं से बियाह मारो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि इन निबंधों के लेखक का रागी हृदय व्याकुल है। उनकी अनुभूतियां स्पष्ट हैं और मनाने छोड़ने वाली भाषा और दीप्त स्वर में प्रकट हुई हैं। मुझे विश्वास है कि हिंदी संसार इनका उचित आदर करेगा। पंडित विद्यानिवास जी जैसे सहृदय से मुझे बड़ी आशाएं हैं। अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए आप भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी पुरस्कार, के बिरला फाउंडेशन के शंकर सम्मान, उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी के सर्वोच्च विश्व भारती सम्मान, भारत सरकार के पद्मश्री और पद्म भूषण, भारत भारती सम्मान, महाराष्ट्र भारती सम्मान, हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार, साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान महत्तर सदस्यता, हिंदी साहित्य सम्मेलन से मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से रत्न सदस्यता सम्मान से सम्मानित किए गए। संप्रति आप इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म के प्रधान संपादक, साहित्य अमृत के संपादक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली एवं वेद पुराण शोध संस्थान नैमिषारण्य के मानद सलाहकार तथा प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य रहे। मेरी जानकारी पंडित जी से बहुत बाद में हुई। आपको सुनकर हैरानी होगी, ये सन 1970 से पहले की बात है। मैं विस्कॉन्सिन में था, डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में पढ़ा रहा था कि एक पुस्तक मेरे सामने आई, नीली जैकेट उसकी, जिससे मुझे पता चला कि अज्ञा जी और पंडित विद्यानिवास मिश्र जी आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में पढ़ा रहे हैं। पंडित जी का जो इमेज था वो एक संस्कृत स्कॉलर के तौर पर एक शोध कार्य करने वाला, और मैंने देखा कि हिंदी के आधुनिक कवियों का ऐसा अच्छा संग्रह एंथोलॉजी उन्होंने बनाई थी अंग्रेजी में, दोनों ने मिलकर, और पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटियों में मॉडर्न हिंदी पोएट्री की तरफ जो नजरें खिंची और आधुनिक हिंदी साहित्य की तरफ, वो पंडित जी और अज्ञे जी की कोशिशों की वजह से। हिंदी के मूर्धन्य कवि श्री वात्स्यायन अज्ञे, जिन्हें आदर से मिश्र जी भाई पुकारते थे, उन्होंने लिखा है, रंजित सर्जनात्मक गद्य के रचयिताओं में विद्यानिवास मिश्र अग्रगण्य हैं। उन्होंने संस्कृत साहित्य को मथ कर उसका नवनीत रखा है और लोकवाणी की गोरज गंध से वे सदा स्फूर्ति पाते रहे हैं।
वे ललित निबंध लिखते हैं तो लालित्य के किसी मुंह से नहीं, इसलिए कि वे गहरी, तीखी, आमंत्रण या चुनौती भरी बात भी एक बेलाग, कौतुक भरी सहजता से कह जाते हैं। बाबूजी तोरे किताब में काहे सब गांव के बारे में बहुत लिखल हो। गांव में जन्म हुआ, तुम्हारा जन्म गांव में, तुमका हमारा जन्म गांव में हुआ, बचपन गांव में बीता। मेरे भाई पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म इसी स्थान पर हुआ था, जिस मकान में हुआ था उसी के पिंड पर 1932 में एक मकान खपरेल का निर्मित हुआ। उस मकान को पिछले वर्ष हटा करके, गिरा करके ये मकान उसी पिंड पर स्थापित किया गया है, इसलिए यही उनका जन्म स्थान है। दो एक विशेषताएं हैं जो इस मकान में अभी भी वो पुरानी स्मृतियां लिए हुई हैं। ये मुख्य द्वार, ये तोरणदार खंभे, ये सब पुराने ही मकान के हैं, जैसे के तैसे यहाँ लगा दिए गए हैं। विद्यानिवास मिश्र जी हमारे साथ के पढ़े हैं और हम लोग साथ साथ रहते थे, खेलते थे, गांव का काज करते थे। सूख गइल नेह के नदी, हिया रेत परी गइल, अगल बगल घरवा के घुरेला घरवा, लुत्ती लगावल करेला पिछुअरवा। हम लोगों को वो ट्रेनिंग देते थे, फौज, इसका क्या नाम है, फौज का ट्रेनिंग देते थे। बचपन से ही उनका हमारे पर पूर्ण विश्वास था। पंडित जी तो प्रधानमंत्री थे हमारे यहाँ के, प्रधानमंत्री थे हमारे यहाँ के। हाँ, गोरखपुर से एक मनोरंजक संस्मरण है। मैं हाई स्कूल में था तभी मैंने एक साहित्य की समिति, सरस्वती विरासत समिति नाम से शुरू की और एक पत्रिका मधुलिका नाम से शुरू की, हस्तलिखित पत्रिका थी। तो वो सभी उन लोगों की संस्था थी जो रईस नहीं थी, न यहाँ पर रईसी जलपान था न कुछ था, केवल छर्रा चाय, वो भी स्कूल के हेडमास्टर की कृपा से महीने में एक बार सुलह हो जाती और इसमें चर्चा होती थी, कविता पढ़ी जाती थी, कहानी पढ़ी जाती थी और एक मन में उत्साह था कि हम लोग एक साहित्य संस्था खड़ी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एवं विंध्य प्रदेश के सूचना विभागों में सेवा के पश्चात 11 वर्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय में, 9 वर्ष संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी आदि में और एकाधिक वर्ष बर्कले कैलिफोर्निया तथा वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। कन्हैया लाल माणिक मुंशी संस्थान आगरा के 9 वर्ष निदेशक और काशी विद्यापीठ के 3 वर्ष कुलपति रहे डॉक्टर मिश्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। जब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति थे तो उस समय उस स्थान से त्यागपत्र देकर वे नवभारत टाइम्स के मुख्य संपादक होकर गए। पंडित विद्यानिवास मिश्र की गिनती उन विशिष्ट विद्वानों में होनी चाहिए जो न केवल संस्कृत और प्राच्य विद्याओं के विद्वान हैं, बल्कि उसी के साथ ही साथ आधुनिक साहित्य पर भी जिनकी बड़ी ही मजबूत पकड़ है। उनकी गिनती मेरी दृष्टि में वासुदेव शरण अग्रवाल, महापंडित राहुल संकृत्यायन, इस प्रकार के विद्वानों के साथ होनी चाहिए। I have known Vidyanivas ji at least for 20 years now. I remember I first met him in Kottayam at the Mahatma Gandhi University when he was with me at a seminar on tradition and modernity. I was deeply impressed at that very moment when I met him by his profound erudition and a deep understanding of Indian ethos and Indian culture. I think his whole life has been a kind of inquiry, a search for the meaning of Indianness, and he has risen above all kinds of parochial considerations
in this continuous inquiry that has enriched his life and also enriched the Indian knowledge in general. His knowledge is encyclopedic, but he is far from being an encyclopedia, because he is someone who subjects all the ideas that he receives to severe critical thought, and there is always logic, a deep reason behind his thinking and behind his writing. परंपरा के बारे में पंडित जी की जो धारणा है वो सर्वथा भिन्न है, बहुत सटीक है। एक मैंने उनका वक्तव्य उद्धृत किया है अपनी पुस्तक में, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आधुनिकता का प्रत्याख्यान या खंडन पुरुषार्थ नहीं है। आधुनिकता को समेटने की क्षमता और समेटकर अपने स्वरूप को अधिक व्यापक बनाने की क्षमता ही परंपरा का पुरुषार्थ है। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा ब्रज साहित्य मंडल के वर्षों अध्यक्ष तथा साहित्य अकादमी, कालिदास अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की कार्य परिषदों के सदस्य रहते हुए उन्होंने शोध एवं संपादन कार्यों का सफल संचालन किया। संपादकीय कार्यों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है संस्कृत प्रतिभा, अभिरुचि, इंडियन पोएटिक ट्रेडिशन, मॉडर्न हिंदी पोएट्री, स्टडीज इन वैदिक एंड इंडो-इरानियन रिलीजन एंड लिटरेचर। उत्तर प्रदेश हिंदी समिति से पुरस्कृत पंडित विद्यानिवास जी के अपने शोध एवं वैचारिक ग्रंथों में उल्लेखनीय हैं द डिस्क्रिप्टिव टेक्निक ऑफ पाणिनि तथा रीति विज्ञान, अ ट्रीटाइज ऑन इंडियन स्टाइलिस्टिक्स इन हिंदी। आजकल यदि किसी के विरुद्ध आप अपने विचार को प्रकट कर दें तो जिंदगी भर खफा रहता है, कभी भी माफ़ नहीं करता। लेकिन पंडित विद्यानिवास जी में से ये बात एकदम कतई नहीं है। हमसे इनसे विचारों का मतभेद होता रहता है बराबर, और उन मतभेदों में हम लोग कहीं पर किसी से अलग नहीं होते हैं। मैंने तो इनके विरुद्ध लेख लिखा था, लेख में काफ़ी अंश इनके खिलाफ लिखा था। यह रीत विज्ञान पर इनकी किताब थी और शैली विज्ञान जिसे आजकल कहते हैं। तो इसमें जो इनकी स्थापनाएं थी उन स्थापनाओं का मैंने बहुत कड़ा विरोध किया था। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आज तक कभी भी इन्होंने उसका उल्लेख किया ही नहीं। तो बताइए इस प्रकार के व्यक्ति को कैसे विरोधाभासी कहा जाए। वृंदावन में उन्होंने लेखकों का एक शिविर आयोजित किया था। वह शिविर अज्ञे जी के नेतृत्व में हमेशा प्रतिवर्ष होता था। उस शिविर में उस जमाने में पंडित जी आगरा में कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी इंस्टीट्यूट में निदेशक थे। वो सारा आयोजन उन्हीं का था। लोग वहाँ स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में ठहरे हुए थे, अलग अलग कमरों में। मैं और नरेश मेहता जी एक कमरे में थे। बड़े बड़े लोग, सारे लेखक आए थे, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, शिवमंगल सिंह सुमन, नरेश मेहता, रामस्वरूप चतुर्वेदी, कौन चंद्रकांत बांदी बेडेकर। वो शाम को आकर के हालचाल सब कमरों में पूछते थे। और सवेरे 5 बजे, जाड़े का दिन था, सवेरे 5 बजे अपने शोध छात्रों के साथ गर्म पानी बाल्टी में लिए हुए हर कमरे में जाते थे कि यहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है, मैं आपको कमरे कमरे पहुँचाऊँगा। और हर कमरे में पंडित विद्यानिवास मिश्र स्वयं अपने शोध छात्र के साथ वो बाल्टी लेकर के जाते थे। मैंने तो सबसे पहले वृक्ष का अनुवाद उन्हीं से सुना। उन्होंने हिंदुस्तानी एकेडमी में, जिसके कि राय साहब अध्यक्ष थे, उससे पहले पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी आए थे। उनके सामने उन्होंने कविता सुनाई थी वृक्ष की कि कितना बुरा समय आ गया है कि पेड़ पौधों के बारे में बात करना भी गुनाह है। और ये आपातकाल का समय था जब पंडित जी ने वृक्ष की ये कविता सुनाई थी। ऐसे 15-16 कविताएं उन्होंने वृक्ष की अनुवाद की थी, और वो हिंदी में पहले और दूसरे ही व्यक्ति थे जिन्होंने वृक्ष की कविताओं का अनुवाद किया। अज्ञे जी के साथ बिताए कुछ क्षण जो हम लोग पुनः जीना चाहते हैं और आपसे सुनना चाहते हैं। बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि अज्ञे से मेरा परिचय लेखक से परिचय नहीं है, केवल एक व्यक्ति से परिचय है। ऐसे व्यक्ति से परिचय है जिसके साथ बहुत से मामलों में कोई भी समान धर्मिता नहीं थी, किसी भी मामले में समता नहीं थी, बहुत अंतर था। वे चुप रहने वाले, हम मुखर
वे बड़े निर्बंध किस्म के व्यक्ति, मैं परंपराओं में बंधा हुआ आदमी, कोई भी सामने नहीं, परंतु उनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण था। और वे कभी कभी किसी किसी से खुलते थे। मेरा सौभाग्य था 2-3 लोग हैं जिनसे वे ज़्यादा खुले, और जीवन भर जिन्होंने एक ऐसे स्नेह सौहार्द का संबंध स्थापित किया जो एक लेखक का लेखक से नहीं था। मैं उनका पिछलग्गू नहीं था, उनका अनुयायी नहीं था, परंतु साहित्य में रस लेने वाले हम दोनों थे। दोनों जो पुस्तक पढ़ते थे एक दूसरे को बतलाते थे, एक दूसरे को पढ़ने को देते थे, और दोनों प्रकृति के साथ अनुराग रखते थे। कुछ समानताएं थीं, लेकिन समानताएं अधिकतर महत्व नहीं रखती हैं, महत्व रखता है संवाद। उनसे हमारा ऐसा संवाद था कि जब कुछ भी नहीं बात करते थे तभी बात हो जाती थी। और कभी कभी कहते थे, मैंने आपसे कभी कह दिया है ना? तो कहा नहीं भाई, आपने कहा तो नहीं, लेकिन आपने सपने में कहा होगा, सपना मुझे याद नहीं है। लेकिन उनको लगता था हमने सारी बात कह दी है, इतना उनको विश्वास था। वैसा विश्वास किसी आदमी ने दिया नहीं, वैसा विश्वास मैंने किसी पर किया नहीं। एक ऐसा संबंध, विचित्र प्रकार का संबंध 51 वर्षों तक रहा, और अंतिम दिन तक वे स्मरण करते रहे कि भाई नहीं आए। एक वो है जो कि इस परंपरा की जो गहराई है उसको खोज रहा है। दूसरा विद्यानिवास वो है जिसका कि मौखिक भाषा से एक ऐसा मधुर लगाव है कि उस मौखिक भाषा के साथ, इसीलिए चाहे तो वो चौक हो, चाहे वो यंत्र हो, चाहे वो स्त्री यंत्र हो, वो उनका मैं समझती हूँ कि स्त्री पक्ष और जो उन्होंने अपनी माता से पाया है वो मुखरित होता है। एक तीसरा पक्ष पंडित जी के व्यक्तित्व में सामने आता है, और वो ये कि कहीं चाहे वो एक तरफ तो वैदिक तो नहीं, लेकिन तंत्र के साथ उनका लगाव है और देवी के साथ, लेकिन दूसरी तरफ उनको कृष्ण बहुत मुग्ध करते हैं। बार बार वो वृंदावन जाते हैं, बार बार वो कृष्ण के अनेक रूप देखते हैं, बार बार वो शिशिर के फूल देखते हैं, कदम के फूल देखते हैं, और उसी एक मधुर लगाव के कारण ये जो गीत गोविंद पर पुस्तक उन्होंने लिखी, तो उन्होंने वो जो देखा कि कृष्ण और राधा को जो स्वरूप, या कृष्ण राधा को अपने रंग में रंग रही हैं और राधा कृष्ण को अपने रंग में, तो उसमें जो कृष्ण के लिए इतने तरह के नामकरण आते हैं, चाहे वो दामोदर हो, चाहे, तो उसमें से वो इतनी बारीकी से ये जो कृष्ण का पक्ष है उसको मुखरित करते हैं। और वो हो नहीं सकता था, वो केवल बुद्धि से नहीं हो सकता था, वो भावना के स्तर की बात है। और वो भावना का जो स्तर है, वो जो पंडित जी की कृष्ण और वृंदावन की जो संप्रदाय है, और जो भक्ति संप्रदाय की जो, और इसीलिए उनका सूरदास के साथ बहुत एक विशेष लगाव रहा, वो मुखरित होता है। पंडित विद्यानिवास मिश्र के आग्रह पर ही मैंने सुभाष बोस द्वारा लिखे गए मेरे पिता को बंगला में कुछ पत्रों का हिंदी में अनुवाद किया। एक पत्र है कैम्ब्रिज से लिखा हुआ 17 मार्च 1920 का। इसका छोटा सा अंश मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगी। इसके बाद यहाँ की बात। पत्र में क्या लिखूं? हृदय जानता है कि मन में क्या है। आज जगत में हम लोग कहाँ हैं? हमेशा रविंद्रनाथ ठाकुर की बात याद आती है। दिन आगो तो ए भारो तोबू कोई।
जगत में हम लोगों का स्थान नगण्य, घृणित एवं लांछन युक्त है। फिर भी हम लोग मेष की तरह सो रहे हैं। फिर भी हम लोग सुख से नौकरी कर रहे हैं। हर वर्ष पुत्र उत्पादन कर रहे हैं एवं पुत्र कन्या का विवाह करके दिवालिया हो रहे हैं। बचपन में खेल खेले हो? हम खेल खेले हो? बचपन में खेल हम नहीं खेलते थे। हमारी बहनें थी छोटी, हमसे 3 साल से अधिक छोटी थी, लेकिन साथ तो देते थे हमारे आने पर। उनके लिए घर बनाते थे, उनकी गुड़ियों के लिए घर बनाते थे, उनका विवाह कराते थे। तो उसमें हम ही मुख्य पंडित थे, स्थपत थे, सभी काम करते थे। और अंत में आपस में झगड़ती थी सब, तो घर और भी गिर जाता था। कभी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि यायावरी आकुलता से पाठक उनकी भीतरी यात्रा का साथी बनता है, तो कभी उसे अंधकारमय क्षणों की साझेदारी भी भोगनी पड़ती है, जो ऐसे सहयात्री के होते हुए कटीले तारों के आर पार भी एक दिखते हुए प्रकाश की ओर संकेत करती है कि कैसे मनाया जाए दिवाली का आलोक पर्व, कैसे किया जाए दिया बाती का मेल। कभी हिंदू धर्म की अद्भुत व्याख्या कर उसे जीवन में सनातन खोज की दृष्टिभंगी से देखते हुए वे पाठकों को अभिभूत कर लेते हैं। तमाल के झरोखे से झांकते हुए कभी उनके साथ पाठक साहित्य की पहचान करते हैं, तो कभी उनके साथ निकल पड़ते हैं अग्नि रथ पर सवार संचारिणी के साथ। फिर चाहे यात्रा के अंत में कौन तो फुलवा बीर निहारी से साक्षात्कार हो, चाहे अंगद की नियति का साझीदार बनना पड़े। आखिर इस प्राणवत्ता का रहस्य क्या है? अब तक लगभग 109 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। हम जानना ये चाहते हैं कि सबसे पहली पुस्तक आपकी कौन थी, और अंतिम तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी आप और क्या लिखने के मूड में हैं? पहली पुस्तक तो चितवन की छाया है। ये 1952 के आसपास की है, और उसके पूर्व के निबंध इसमें है। निबंधों का काल तो उससे पहले भी है। और अभी जो किताब छपी है हमारी हाल में, वो है थोड़ी सी जगह था। वो भी निबंध संग्रह है। थोड़ी सी जगह दें। थोड़ी सी जगह था जी। वो एक दिलचस्प प्रसंग से शुरू होती है बात कि एक महिला, मोटी सी महिला, शहर के बीच में चौराहे पर एक ट्रक खड़ा है और कुछ नहीं है, जरा कोई हमें जगह देगा। और वहाँ खड़ा जो ट्रक का मालिक है कहता है अभी ट्रक चली जाती जगह हो जाएगी। उनका क्या मैं इतनी मोटी हूँ? उनका नहीं, मोटी कोई आपको मोटी नहीं कहेगा। इस हास परिहास से शुरू होती है। अब पूरी जिंदगी में थोड़ी सी जगह मांगने वाले कितनी जगह घेर लेते हैं, इसकी चर्चा है। कुछ राजनीति में घेरने वाले लोग हैं, कुछ और भी जगह। और फिर अंत में एक गंभीर चर्चा है कि थोड़ी सी जगह है नहीं आज। अंतराल जिसे कहते हैं, वो वस्तुओं ने इतना घेर लिया है घर को कि अंतराल घर में अपने आदमी लोगों के बीच में अंतराल नहीं है। जो अंतराल एक दूसरे का मुंह देखने के लिए आवश्यक है, उस अंतराल के बिना परस्पर बातचीत, परस्पर देखना सुनना संभव नहीं होता है। उसकी कमी हो गई है, इसलिए एक संवाद की कमी हो गई है। इसलिए थोड़ी सी जगह की आवश्यकता आज भी है। पर वो जो अदृश्य धागों से घबराता हो जो खींचते रहते हैं जाने किस किस को, और जीवन है तो धागे हैं, शायद धागे ही जीवन है। कैसे डूब रहा है सूरज, कैसे डूब रहा है दिन, इस पर भी सब कुछ नकारते हुए सांझ, धरती, धागा, सूरज तक जीना चाहता हूँ जीवन, क्योंकि यह जीवन मेरा नहीं है।